तो फिर इलेक्शन भी हमारा एक ही बार हमें मौका मिलता है, फिर वहाँ प्रीलिम्स और मेंस हमें मिलना चाहिए। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक कह चुके हैं, अब इसके बाद में फिर से एक बार ये अटकाने की कोशिश। मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को भी वो दर्दनाक किस्सा सुना ही दीजिए गुरुजी। उसकी बच्ची है, उसका 1 नंबर से टीआरई 3 रह गया। अब उसके ससुराल वाले कह रहे हैं कि उसको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। अब वो चाहती थी कि अपने पिताजी को प्राउड फील करवाए, बिल्कुल जी। अब उसके पिताजी नहीं रहे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कल 20 तारीख है और कल एक बार फिर से पटना की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं अभ्यर्थी और एक बार फिर से मामला जुड़ा हुआ है बीपीएससी टीआरई 4.0 से। देखिए, कई तरह के सवाल हैं जो बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कल वाले आंदोलन में अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए शिक्षक भी सड़कों पर उतरेंगे। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत जाने माने शिक्षक दानिश सर से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। जी, सबसे पहले तो गुरुजी हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आपके वीडियोस बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के वायरल होते ही रहते हैं। हम लोग खुद आपके वीडियोस देखते रहते हैं जिसमें आप अभ्यर्थियों को कई सारी जानकारियां देते रहते हैं, लेकिन गुरुजी एक जानकारी हमको भी चाहिए। थोड़ा हमको ये बताइए कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन में इतनी देरी क्यों हो रही है? पेच कहाँ फंसा है गुरुजी, क्या खबर है? देखिए, जो नोटिफिकेशन है वो मुख्यमंत्री जी, जो पुराने मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने तो कह दिया था कि दिसंबर के अंदर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। उनकी कैबिनेट ने निकाल दिया था कि 19 दिसंबर को एग्ज़ाम होगी। उसके बाद में 19 दिसंबर को एग्ज़ाम नहीं हुई, फिर कहा कि इलेक्शन के बाद में होगी। ये जो पेच फंस रहा है ना, इसमें कई बार तो ऐसा होता है कि जो अधिकारी है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। कई बार रोस्टर गलत भेज दिया जाता है, बार बार शिक्षा विभाग बीपीएससी में वो रोस्टर इधर उधर घूमता रहता है। अभी कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग से परमिशन लेकर ही बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि 3 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आप उस पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं जो वायरल हुआ था। अब जब बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक जो नोटिफिकेशन, जिनके हस्ताक्षर से नोटिफिकेशन निकलता है, अगर उनकी बात भी सही नहीं हो पा रही है तो फिर क्या हो रहा है, ये तो सच में शोध का विषय है। और मुझे लगता है कि सच में इसके ऊपर में बहुत गहन चर्चा होनी चाहिए कि एक स्वायत्त संस्था, संवैधानिक संस्था जिसका उल्लेख संविधान के अंदर में है, उस संस्था के परीक्षा नियंत्रक की बात की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर बिहार के अंदर में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? कौन सी संस्था के ऊपर में भरोसा करेंगे फिर? लेकिन आपको मालूम है ना कि कई तरह की खबरें गुरुजी बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के आती ही रहती हैं। एक और चर्चा है और ये चर्चा बिल्कुल जोरों पर है कि अब तो अभ्यर्थियों को प्री भी देना होगा और मेंस भी देना होगा। इसको आप कितना जायज मानते हैं? देखिए, ये एक उन्होंने तो कहा है कि कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए वो करवाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर किसी को आपने 2.5 साल तक इंतजार करवाया है कि आपका नोटिफिकेशन अगले महीने आ जाएगा। पिछले शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा के अंदर में खड़े होकर कहा था, लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, वहाँ इतने करोड़ों लोगों के प्रतिनिधि वहां पर में जा रहे हैं, मतलब करोड़ों लोगों का वो एक तरीके से लोकतंत्र का एक रिप्रेजेंटेशन वहां पर में है। और वहां पर में उन्होंने कहा था पिछले साल कि अगले महीने नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद में कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि नोटिफिकेशन डेट तक जारी कर दी थी। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक कह चुके हैं, अब इसके बाद में फिर से एक बार ये अटकाने की कोशिश कि हाँ, अटकाने की कोशिश। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पर में अगर प्री और मेंस आपको लेना था तो आप पहले से डिसाइड कर लेते। यहाँ पर में आप समझिए कि 2.5 साल हो चुके हैं, कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास में समय नहीं है। आप सोचिए कि कई सारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं जो कि उनकी शादी करवाने की घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड आप मुझे एक किस्सा सुना रहे थे, मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को भी वो दर्दनाक किस्सा सुना ही दीजिए गुरुजी। जी बिल्कुल। जैसे अभी मैम इंटरव्यू से पहले पूछ रहे थे कि सर आपको मोटिवेट कैसे मिला कि लाठी अगर पड़ती है तो उसके लिए भी आप तैयार हो, तो मैं मैम से यही बता रहा था कि कुछ दिन पहले मैं जो कुछ स्टूडेंट्स थे उनके साथ में मैं सेमिनार ले रहा था, उनको मोटिवेट कर रहा था कि पढ़ाई कैसे जारी रखी जाए और इस मुश्किल समय में भी अपने आप को कैसे संभाला जा सकता है। उसमें एक महिला थी,
जिसकी छोटी सी बच्ची है उसको आंखों से थोड़ा कम दिखाई देता है उस महिला को। बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 उसने दिया, टीआरई 1, 2, 3 दिया है, उस महिला ने, जबकि उसको ठीक से दिखाई नहीं देता है। फिर भी उसने कोशिश की। उसकी बच्ची है, उसका 1 नंबर से टीआरई 3 रह गया। अब उसके ससुराल वाले कह रहे हैं कि उसको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। अब आप ये सोचिए, 1 नंबर से रह गया था। ससुराल वाले आप कह रहे हैं पढ़ने नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि 2.5 साल से तुम पढ़ाई कर रही हो, तुम पैसा बर्बाद कर रही हो, तुम्हारे घर वालों से हमने तुम्हें इसलिए लाया था क्या कि तुम पढ़ती ही रहोगी, तुम हमारी बहू बन के आई हो या पढ़ने के लिए आई हो, कई सारी चीजें। वो रोने लग गई और मुझे फूट कर रोने लग गई, बिल्कुल सामने पूरा वो एक वेबिनार चल रहा था हमारा, उसमें 50 के करीब बच्चे थे, उनके सामने वो रोने लग गई। उस समय भी मतलब मुझे ये बेबसी है, ये लाचारी है और ये दर्दनाक तस्वीर है जी, जो बहुत कुछ बिल्कुल। और उस दिन मुझे रात भर जो है वही चीज घूमती रही कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। उसकी बेटी को साथ में लेकर आई थी वो वीडियो में, और उसकी बेटी के मन में क्या चल रहा होगा कि मम्मी क्यों रो रही है। अब सोचिए कि एक छोटी सी बच्ची, 4 साल की बच्ची, महिला को अच्छे से दिखता नहीं है, अच्छे से नहीं दिखता है, और ऐसे बच्चे जब वेट कर रहे हैं और उनके लिए आप और 1 साल आगे बढ़ा रहे हो परीक्षा प्री और मेंस के जरिए, तो ये कहा जायज़ है? आप जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। क्योंकि देखिए, आप टीआरई 5 के अंदर में आप घोषणा कर दीजिए कि हम प्री प्लस मेंस लेंगे, बिल्कुल करिए, बच्चे पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे। आपको लग रहा है कि कदाचार मुक्त परीक्षा करानी है, इलेक्शन के समय में हमारे यहाँ सीआरपीएफ आ सकती है, इलेक्शन के समय में इतने अच्छे से सारे के सारे जो स्ट्रांग रूम्स बनाए जा सकते हैं, जहाँ पर में पूरे बिहार भर के अंदर में जितने परीक्षा केंद्र नहीं होते उससे ज़्यादा तो मतदान केंद्र होते हैं हमारे यहाँ पर में, वहाँ जब सुरक्षा हो सकती है तो परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा क्यों नहीं हो सकती? आप यहाँ पर में ये कहिए कि जो स्कूल में जिस भी सेंटर पे अगर कदाचार पाया गया तो वहाँ का जो भी मेन पर्सन होगा, अगर स्कूल है तो वहाँ का प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब देखिए वो कैसे काम नहीं करते, वो अपने सारे स्टाफ को टाइट रखेंगे कि कोई चीज़ लीक ना हो। आप कहिए कि जिस जिले के अंदर में होगा उस जिले के जो जिलाधिकारी है उसको निलंबित कर दिया जाएगा 1 महीने के लिए। वो देखिए वो कितना टाइट रखता है अपने अधिकारियों को, पूरा एक चेन बनेगी। इलेक्शन के समय में यही तो होता है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में होती है सारी चीजें, और सारे अधिकारी काम करते हैं, वही मशीनरी होती है, वही लोग होते हैं, वही अधिकारी होते हैं। बस बात नियत की है। यहाँ बच्चे प्रीलिम्स और मेंस से नहीं डर रहे, बच्चे यहाँ पर मैं मांग कर रहे हैं कि हमारा समय जाएगा, 1 साल नहीं है किसी के पास में। अब आप एक चीज सोचिए कि जब 2025 में 19 दिसंबर की डेट हुई थी, तो एक स्टूडेंट का, एक बच्ची का कॉल हमारे कॉलर के पास में आया। उन्होंने कहा कि सर से बात करनी, तो वो लेकर आया मेरे पास में कॉल। उसने कहा कि सर मैंने ना अपने घर वालों से बोलकर अपनी शादी की डेट आगे बढ़वाई है। अच्छा। तो ये पेपर ना मैं बहुत अच्छे से दूंगी, मुझे गाइड करिए। अब जब वो पेपर उस समय में नहीं हुआ दिसंबर में, क्योंकि मुख्यमंत्री की कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को पारित किया था, उसके बावजूद पेपर नहीं हुआ। आप सोचिए कि उसके घर वालों पे, उसके पिताजी पे, ठीक है, क्या पड़ रहा होगा। एक बच्ची थी जिसने ये कहा कि सर जो उसके पिताजी है वो बीमार रहते थे, 2 बहनें थी, वो भाई नहीं था, हमेशा ताना मिलता रहा कि भाई नहीं है तुम्हारा। अब वो चाहती थी कि अपने पिताजी को प्राउड फील करवाए, बिल्कुल जी। अब उसके पिताजी नहीं रहे। अब बताइए कि ये कितना भी नहीं रहे, वो उसके अगर वो टॉप भी कर लेंगी, क्या वो कमी पूरी कर पाएंगी ये सरकार? ये 2.5 साल पहले, अगर 1.5 साल पहले वो निकाल देते तो शायद आज वो बच्ची इस खुशी में तो रहती कि पिताजी के सामने में जो है मैंने कुछ करके दिखाया, उनको प्राउड फील करवा के दिखाया। बिल्कुल। ये लेट अब और ना हो। अब ये जिनके साथ में हुआ है अब आगे किसी के साथ में ना हो। वो जिनके साथ हुआ ना वो खुद नहीं चाहते होंगे कि अब ये चीज किसी और के साथ में हो। बस प्रीलिम्स और मेंस नहीं करवाने का या उसके पक्ष में नहीं होने का एक ही कारण है, बच्चे बिल्कुल प्रीलिम्स और मेंस से नहीं डरते। जिसकी पढ़ाई अच्छी हुई है वो बिल्कुल करेगा। लेकिन गुरुजी कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर प्री और मेंस दोनों होता है तो एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी। कहा ये भी जा रहा है कि जो सॉल्वर गैंग एक्टिव होते हैं उन पर काबू पाया जा सकता है। आपको नहीं लगता है कि वो भी तर्क सही है? नहीं, देखिए यहाँ पर मैं ये जो तर्क है ना कि प्रीलिम्स और मेंस जो है उसके जरिए ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है, तो फिर ट्रांसपेरेंसी के लिए तो फिर इलेक्शन भी हमारा एक ही बार हमें मौका मिलता है, फिर वहाँ प्रीलिम्स और मेंस हमें मिलना चाहिए कि भाई पहली बार हो सकता है कि किसी के दबाव में या रात में कुछ चीज़ मिली हो जिसके दबाव में या उसकी खुशी में अगले दिन वोट डाल दिया, एक मौका और मिले हमें मेंस का भी, फिर हम एक और बार वोट डालेंगे। तो वो तो हर जगह पे लागू होता है। आप ट्रांसपेरेंसी के लिए जो है आप सिस्टम को सही करिए, सिस्टम को सही करिए। सिस्टम अगर सही होगा, ऐसे तो फिर हम 10वीं की एग्जाम जो देते हैं और जिस मार्कशीट के आधार पर हमारा पूरा जीवन चलता है, उस पे जो नाम छप गया वो जीवन भर चलता है, उसकी मेंस क्यों नहीं होती? फिर
उसकी भी मेंस होनी चाहिए, एक बार पहले दे, वहां पर में हो सकता है किसी बच्चे ने कदाचार करके वो लाया होगा। नीट हम लोग प्रीलिम्स और मेंस में क्यों नहीं लेते? उससे तो बच्चा बड़े IIT JEE कितने बड़े बड़े करोड़ों के पैकेज लगते हैं फिर उसके बाद में उनको, उसमें क्यों प्रीलिम्स और मेंस नहीं लेते? क्योंकि वहां पर में वो लोग कोशिश करते हैं कि जितनी पारदर्शिता रखी जा सकती है रखे, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। सरकार को पिछले बार जितनी भी घटनाएं घटी है उनसे सीख लेनी चाहिए। आप स्टाफ को ट्रेन करिए, आप जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनको ट्रेन करिए, बिल्कुल। आप जिला प्रशासन को ट्रेन करिए, आप एक्स्ट्रा सेट्स बनाइए पेपर के, समय पर डिसाइड करिए, समय पर आप वहां पर में आप ये रखिए कि वीडियोग्राफी होगी, समय पर लॉटरी सिस्टम से एक सेट हम लोग चुनेंगे BPSC ऑफिस के अंदर में, और वो सेट जो है वो खुलेगा 10 मिनट पहले वो डिसाइड होगा। किसी कौन से सॉल्वर को पता चल रहा है कि कौन सा पेपर हुआ था? और जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है ना, वो 5 पेपर नहीं पढ़ सकता, एक पेपर पढ़ लेगा, एक पेपर रट्टा मारेगा, 5 नहीं पढ़ पाएगा, वो नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन आपको मालूम है ना कि कुछ वक्त पहले एक बार फिर से आंदोलन हुआ था। एक आंदोलन अभी कल होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले 8 तारीख को आंदोलन हुआ था और कई अभ्यर्थी गुरुजी, कई अभ्यर्थी जेल के पीछे हैं। यानी कि हम दिलीप कुमार की बात भी कर रहे हैं, हम शहबाज की बात भी कर रहे हैं, और उनके साथ और भी अभ्यर्थी हैं जिनको जेल में डाल दिया गया है। तो साफ साफ खुले तौर पर मेरा सवाल आपसे एक ही है, उन अभ्यर्थियों का क्या गुनाह था? क्यों जेल के भीतर जाना पड़ गया? उनका बस ये गुनाह था कि उन्होंने जो है ना सरकार के ऊपर में 2.5 साल तक भरोसा कर लिया। ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर में ना एक चीज आप समझिए कि ये पूरी चीज भरोसे पे चल रही होती है। हमारी जो सत्ता है, हमारी प्रियम्बल जो है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है, मतलब ये देश भारत के लोगों का है। हमने सत्ता कुछ समय के लिए, ठीक है, किराए पर कुछ लोगों को दी है जी। अब वो हमारा ऑनर नहीं कर रहे, हमारे जो हमने सत्ता दी है उसका। अगर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी या वो एक विश्वास नहीं रहेगा लोकतंत्र के अंदर में, जनता का और सरकार का या अधिकारी का या ब्यूरोक्रेसी का, या जिसको हम एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका कहते हैं, तो ये देश आगे जाकर मजबूत नहीं हो सकता। किसी भी देश के लिए यही बच्चे आगे जाकर पूरा जीवन वो भारत में बिताएंगे, नागरिक बनेंगे, उनके खुद के बच्चे होंगे, वो बच्चे भारत के नागरिक बनेंगे। आपको लगता है कि इस तरीके के सिस्टम में जहां पर में 2.5 साल तक विधानसभा में झूठ बोला जा रहा है, अभ्यर्थियों को जो है वो जॉब नहीं दी जा रही, उल्टा जॉब मांग रहे हैं तो जेल में डाल दिया जा रहा है, तो क्या उनका लोकतंत्र में विश्वास बढ़ेगा या घटेगा? बिल्कुल। और वो जो चीज जो उनको डाला गया है, ये डराने की कोशिश है, बेसिकली एक डराने की कोशिश है, आवाज को दबाने की कोशिश है जी। अब जब मैं यहाँ आया हूँ, मुझे भी पता है कि कल हो सकता है कि मुझे उठा के जेल में डाल दे, मालूम है ना आपको? बिल्कुल पता है। मैं सवाल पूछने वाली थी कि गुरुजी आप आ तो गए हैं यहाँ पर, लेकिन आपने देखा ना कि 8 तारीख को क्या हुआ? गजब का लाठी चार्ज हुआ था गुरुजी। खूब कपड़े पहन के जाना पड़ेगा आपको, लाठी से बचना है तो। लाठी के लिए भी तैयार है, हाँ। अगर उठाकर जेल में डाल देंगे तो भी तैयार है, अगर वो जो है घसीटते हैं उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि हमने दर्द देखा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैंने अकेले ने देखा है, जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं ना, उन सभी ने ये दर्द देखा है। किसी ना किसी के पास में कहीं ना कहीं ये फोन जाता होगा कि घर में प्रॉब्लम है, या बच्चों को पढ़ाना है, कोई सिंगल मदर है, किसी के पति की मृत्यु हो गई है, बच्चों को अकेले वो पाल रही है, प्राइवेट कुछ काम कर रही है, अब वो चाहती है कि सरकारी जॉब लग जाएगी तो बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। उसको हम क्या बोले? वो फोन करते हैं, हम हमारे पास में जवाब नहीं होता है, और फिर काफी देर तक मैं अकेले में सोचता रहता हूँ कि उन पर क्या बीत रही होंगी। बिल्कुल। तो इससे अच्छा है कि एक बार अगर शायद हमारे आने से या हमारे जेल चले जाने से या हमें लाठी पड़ जाने से शायद अगर सरकार को ये लगता है कि उसके बाद वो नोटिफिकेशन दे देंगे, तो शौक से दे दे सरकार। तो कल मतलब मन बना लिया है कि सड़कों पर अभ्यर्थियों के साथ उतरेंगे दाने बिल्कुल उतरेंगे, और बच्चों से भी मैं आह्वान करूंगा कि जितना शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है उतना यहाँ पर में करिए। उसके बावजूद भी अगर प्रशासन एक्शन लेता है तो फिर वो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से होने वाले एक आंदोलन को दबाया है, और शांतिपूर्ण तरीके से दबाने वाली जो चीज ये लोकतंत्र के खिलाफ है। गांधी जी ने चंपारण से ही आंदोलन उन्होंने किया था, सही एक अहिंसक तरीके से देश को आजादी दिलाई। जयप्रकाश नारायण हो जाए, जॉर्ज फर्नांडिस हो जाए, यहाँ से एक अहिंसक तरीके से आंदोलन होकर निकले हैं। और अगर कल अहिंसक आंदोलन के ऊपर में भी अगर लाठियां बरसाई जाती है और जेल में डाला जाता है, तो फिर तो वो पूरा देश देख रहा होगा ना, वो मीडिया देख रही होंगी, वो जनता देख रही होंगी कि ये ब्यूरोक्रेसी, ये जो नेता है क्या चिंगारी यहाँ से निकलेगी
उसकी आहट जो है वो दूर तक जाएगी। लेकिन गुरुजी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है कि और भी शिक्षकों से आपकी बात हुई होगी, तो कौन कौन शिक्षक कल सड़कों पर उतरने वाले हैं आपके साथ? बातचीत हुई है किसी शिक्षक देखिए, से? मेरी जो बातचीत है ये स्टूडेंट लीडर्स के साथ में हुई है, और उन्होंने मुझे बताया है कि और भी जो शिक्षक है, ठीक है, वो अपने अपने स्तर पे वो आ रहे हैं, जिसका जितना भी जम रहा है, क्योंकि हर कोई अपना अपना योगदान दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर में ना हमें किसी को भी ये नहीं करना है कि अलग कोई बात करे, कोई अलग बात करे। ये समय है यूनिटी का। सब अपने अपने स्तर के ऊपर में योगदान दे रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी शिक्षकगण हैं वो आएंगे, क्योंकि उन्होंने भी स्ट्रगल देखा है बच्चों का। इन बच्चों को हमने 2.5 साल तक पढ़ाया है, कई बार आवाज़ बैठ गई, भूखे प्यासे हम लोगों ने उनको पढ़ाया है, और इस उम्मीद में कि बस अब नोटिफिकेशन आएगा, ये बच्चों की जॉब लग जाएंगी, और हमें भी खुशी होती है। क्योंकि अगर हमारे वजह से किसी के घर में खुशी आई है, मुझे आज भी याद है कि कई साल पहले जब मुझे सबसे पहला एक बार कॉल आया था असम से एक स्टूडेंट का, और उसने मुझसे कहा था कि सर मुझे ना वो मेरी जॉब लग गई है, मुझे आपको ना वो पैसे देने थे। मुझे याद नहीं था कौन से पैसे, तो सर मेरे पास पैसे नहीं थे, आपने ना डिस्काउंट दिया था। तो वो कॉल मैंने मैंने बच्चों के साथ में भी शेयर किया था वो कॉल, क्योंकि मोबाइल में उस समय मैं वो हो जाता था रिकॉर्ड, तो मैंने बच्चों के साथ में भी शेयर किया था। और मुझे आज भी याद है कि वो दिन कितना खुशी भरा था कि हमने किसी की जिंदगी चेंज कर दी, जिसके पास में पढ़ने तक के पैसे नहीं थे, अब वो अपना पूरा परिवार चला पाएंगी। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें होती है, और इसी वजह से सारे शिक्षक आएंगे कल। सारे शिक्षक कल आएंगे। एक अंतिम सवाल है गुरुजी मेरा आपसे, आपको क्या लगता है कल जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारी तैयारियां हैं, तो क्या कल गुड न्यूज मिल जाएगी अभ्यर्थियों को? कल क्या जारी हो जाएगा बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन? देखिए, इसके लिए ना मैं बस एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि नीट का जो पेपर लीक हुआ था वो 3 तारीख को हुआ था, और पेपर कैंसिल किया गया 13 तारीख को, क्योंकि वो नेशनल न्यूज़ बन गई थी, उस पर डिबेट हो रही थी, उस पर बच्चे बात कर रहे थे, बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, सरकार पर दबाव बनाया गया, तब जाकर इसको पेपर को रद्द किया गया। यही चीज़ यहाँ पर में भी हो सकती है कि अगर कल बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं, एक मीडिया कवरेज उसको मिलता है, बच्चे जो नहीं आ पा रहे हैं वो बच्चे भी सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि आज सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया, उसके थ्रू अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर में, अपने इंस्टाग्राम पे, और जहाँ जहाँ पर में भी वो इमेजेस, वो वीडियो पहुँचा सकते हैं, पहले तो आने की कोशिश करिए और शांति बना के रखिए, और नहीं आ सकते तो सोशल मीडिया के थ्रू इस बात को फैलाइए। जितने ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचेंगी, सरकार पर दबाव बनता है कि हमारी किरकिरी हो रही है, हमारी बदनामी हो रही है, जल्दी से निकाल दो। और एक चीज़ थी, मैं एक आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि एक मैं इंटरव्यू देख रहा था आज माननीय मंत्री जी का, कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मतलब आंदोलन है, ठीक है, तो है क्या? मैं उसका ही जवाब दे रहा हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा मौका है, जो भी XYZ पार्टी है, कोई भी पार्टी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, उनके पास में सबसे बड़ा मौका है। 2.5 साल से नोटिफिकेशन नहीं आया, आप आज घोषणा कर दीजिए रात में कि भाई आपका नोटिफिकेशन निकल रहा है, 22 तारीख को पेपर होगा, एक ही इसके अंदर में होगा। बच्चों, ये मेरे तरफ से तुम लोगों के लिए तोहफा है। आप देखिएगा ये बच्चे ना अगले इलेक्शन में ना ये सारे बच्चे आपके लिए आके आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करेंगे। बिल्कुल। तो अब इसमें हम क्या बोले कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हाँ, ये तो मौका है सबसे बड़ा। आप कह रहे हो ना कि जल्दी निकाल देंगे, तो आप एक काम करिए कि नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। आपको लगता है कि कल गुड न्यूज मिलेगी? देखिए, ये कल तो नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर दबाव बनता है तो बहुत जल्द मिल सकती है, अगर सबने साथ दिया। पहली चीज, कोई भी जो है असामाजिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए, मैं सभी से कहना चाहूंगा, क्योंकि पिछले आंदोलन के अंदर में भी पुलिस को, प्रशासन को एक बहाना मिल गया था तितर बितर करने का। कल अगर हमने शांतिपूर्ण तरीके से एक आंदोलन कर दिया, पूरे देश में एक मैसेज भेजा कि बिहार की धरती से एक ऐसा आंदोलन हुआ है जिसमें हजारों अभ्यर्थी थे, बट एक भी बच्चे ने कोई तोड़फोड़ नहीं की, ना पब्लिक प्रॉपर्टी ना प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। आप देखिएगा कि ये न्यूज बन जाएगी कि ऐसे भी तो एक आंदोलन हुआ है। बिल्कुल। और युवा जो बेरोजगार है वो किस तरीके से जो है अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये वो जाएगी कि पढ़े लिखे बच्चे हैं, इसी वजह से तो उन्होंने सभ्यता का प्रदर्शन किया है। ये बात जब जाएगी
तो सरकार को भी दबाव बनेगा कि भाई जल्दी से निकालिए, पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं, शिक्षा में योगदान दे सकते हैं। लेकिन इतनी जद्दोजहद के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, फिर क्या सोचा है आप लोगों ने? अगर इन सारी चीज़ों के बाद में भी नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तो जो सरकार है, मैं यहाँ पर मैं कोई ये नहीं कह रहा, मैं नहीं चाहता कि कोई अराजकतावादी बात यहाँ पर में हो, लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए कि 10 लाख अभ्यर्थी है और उन 10 लाख अभ्यर्थियों के परिवार वाले हैं, ठीक है, तो मतलब ये आपके वोटर्स हैं, ये आपके वोटर्स हैं जी। तो कभी ना कभी, और हमारे भारत के अंदर में अभी भी एक इलेक्शन एक देश एक इलेक्शन लागू नहीं हुआ है, तो ये दोनों तरफ से जो भी पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी हो, सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप इस मुद्दे को नहीं उठाते हो जोर शोर से, आप अगर इस मुद्दे के ऊपर में एक्शन नहीं लेते हो, जो पक्ष में वो एक्शन नहीं लेता है और जो विपक्ष में है अगर वो आप उसकी आवाज नहीं उठाते हो, तो ये 40 लाख लोग ऐसे ही हो जाते हैं और उनसे रिलेटेड और भी लोग हैं फिर, ठीक है, ये आपके वोटर्स हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने की वो लोग कोशिश करेंगे। अब बाकी सिर्फ अपना अपना है, मैं ये नहीं चाह रहा कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हम, बट वो अपने तरीके से जवाब देंगे। यानी कि सब याद रखा जाता है और सब याद रखा जाएगा, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तैयारी बड़ी है, अभ्यर्थियों को गुड न्यूज मिलती है या नहीं मिलती है, ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया आपका।